Hello, students. Today we will start the chapter Interference of Light. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने से पहले मैं कुछ वेव्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा हमें पता है कि वेव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में आपका जैसे कि जो वेव हम स्ट्रिंग में प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ प्रोग्रेसिव वेव, और साउंड वेव जो वेव हम स्ट्रिंग में प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वो क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, क्योंकि उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है। और वहीं अगर हम साउंड वेव की बात करें जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, उसमें क्या होते हैं कि मीडियम के पार्टिकल्स वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के अलोंग ही ऑसिलेट करते रहते हैं। इस वजह से उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चूँकि एक ट्रांसवर्स वेव है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती रहती है, जिसकी वजह से हम उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है। ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया वेव्स के बारे में। चूँकि लाइट हमारा क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, और उसकी हमें इंटरफेरेंस जो फिनोमेना उसकी जो इंटरफेरेंस की है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होती है उसे हम लोग समझें। सुपरपोजिशन इसको हम ऐसे समझें कि जब भी कोई दो या दो से अधिक वेव्स मीडियम में आपके किसी मीडियम में आपके ट्रेवल कर रही है, और अगर किसी पॉइंट पर जहाँ जिस भी पॉइंट पे वो आपस में आकर के मिलती हैं, उनके मिलने के बाद जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, उस रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेव। ओके, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। फिर से समझें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब भी दो या दो से अधिक वेव्स किसी मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के वो अगर सुपर पोस्ट करते हैं, सुपर पोस्ट करने का मतलब कि आपस में दूसरे पर लाई करना या मिलना। ठीक है। मिलने के बाद जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेव। जितने भी वेव आपके वहाँ पर आपस में आकर के मिल रहे हैं, उन सभी वेव का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उनका आपस में एल्जेब्रिक सम के बराबर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपकी वेव्स है, कई सारी वेव्स हैं, और उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दैट इज़ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर दैट इज़ y1 y2 y3। ठीक है। ये अलग अलग वेव्स की डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पर आकर के वो सुपर पोस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपस में आकर के वो मिल रहे हैं, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर वहाँ पे उन लोगों के अगर डिस्प्लेसमेंट्स जैसे कि पहले वेव की डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पर उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर y1 है, दूसरे वेव की उस पॉइंट पर उस टाइम पर y2 है, तीसरे वेव की उस पॉइंट पर उस टाइम पर y3 है। इस तरह से अगर और भी सारी वेव्स अगर वहाँ पे आकर के मिल रही हैं, तो इन सारी वेव्स का डिस्प्लेसमेंट का सम हम करेंगे, तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस resultant disturbance produced after superposition of all the waves at that point at that time, right? जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि मान लीजिए जैसे कि एक से ज़्यादा वेव्स है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपस में आकर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट उस पॉइंट पर और उस टाइम पर आकर के सुपरपोज कर रही हैं, आपस में आकर के मिल रही हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पर्टिकुलर टाइम पर पहली वेव की जो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ y1, दूसरी वेव की जो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ y2, तीसरी वेव की जो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ y3,
ऐसे ही और सारी वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए कि होंगी आगे, तो ये सारी वेव अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आकर के मिल रही हैं, तो रिजल्टेंट जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, जो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एंड उस पर्टिकुलर टाइम पर, अगर वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी वेव्स का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स है उनके सम के बराबर होगा। यही बिल्कुल आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का आपका कॉन्सेप्ट है। इसको पूरी अच्छी तरह से हमें समझ लेना है कि अगर दो या दो से अधिक वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपस में आकर के मिल रही है, तो मिलने के बाद जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो होगा उस सारी वेव्स का डिस्प्लेसमेंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, एकदम क्लियर कट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में ये चीज़ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का क्या इफ़ेक्ट है जो हमें समझना है, क्या इफ़ेक्ट उसका हमें मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक तो सुपरपोजिशन का जो पहला इफ़ेक्ट है दैट इज़ इंटरफेरेंस। ठीक है, जैसे कि दो या दो से अधिक जब लाइट वेव्स जो है, ठीक है, मतलब बस लाइट वेव में ही नहीं, इंटरफेरेंस तो आपका मैकेनिकल वेव्स में भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब जब भी कोई दो वेव्स सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से किसी मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो उनके किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन होने के बाद जो सुपरपोजिशन होने के बाद जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरफेरेंस। ठीक है, जब भी कोई दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम स्पीड की अगर अगर किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं और तो उनके सुपरपोजिशन के बाद और वो अगर सुपरपोजिशन कर रही हैं, तो आपको क्या होगा कि तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो उन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगी। तो ये चीज़ जो हमारी कहलाएगी वो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कहलाएगी। ठीक है, ये सुपरपोजिशन क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, इसमें भी हमें देखना है, जो हमें इस चैप्टर में देखनी है, वो हमें देखना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में क्या होता है कि इसमें भी जब जो लाइट वेव्स होती हैं, जब वो स्पेस के डिफरेंट पॉइंट्स पे जब वो सुपरपोज करती हैं, तो डिफरेंट इंटेंसिटी के हमें लाइट रिजल्टेंट वेव प्राप्त ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, तो और दूसरा अगर हम इफ़ेक्ट देखें सुपरपोजिशन का, तो जैसे कि अगर कोई भी दो वेव अगर सेम स्पीड के ट्रैवल कर रहे हैं अगर किसी मीडियम में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, कोई भी दो वेव जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, सेम स्पीड से किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तब उनके सुपरपोजिशन के बाद आपको जो वेव प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी वेव। दैट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी वेव। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इन सिचुएशन वेयर टू वेव्स हैविंग सिमिलर फ्रीक्वेंसीज मूविंग विद द सेम स्पीड इन ए मीडियम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन दे सुपरपोज्ड टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, जैसे कि आप देखें, अगर स्ट्रिंग में ही अगर आप उसके दोनों एंड्स पर दोनों एंड्स पर अगर आप वेव प्रोड्यूस करें, तो दोनों एंड्स पे जो आपकी ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगी वो सेम स्पीड की आपकी ट्रैवल कर रही होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो उनके सुपरपोजिशन के बाद जो वेव प्रोड्यूस होती है दैट इज़ स्टैंडिंग वेव, दैट इज़ अ स्टेशनरी वेव। ठीक है, अब बात आती है अब हम बात करेंगे कि एक जो तीसरा इफ़ेक्ट है सुपरपोजिशन का, वो होता है जब कोई भी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली वैरी कर रही है और सेम स्पीड के हैं और सेम डायरेक्शन में आपके ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके सुपरपोजिशन के बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड बीट्स। और ये जो फिनोमेना होती है
आपको साउंड वेव में साउंड वेव्स में आपको ये चीज़ ये जो इफ़ेक्ट है बीट्स की, ये साउंड वेव में प्राप्त होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करें कि जैसा हमने बात किया था, लेकिन हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमने जैसे बताया था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ जनरली इज़ व्हाट, दैट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यही कहता है कि जब भी कोई दो वेव सेम फ्रिक्वेंसी की, सेम स्पीड की, किसी मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो उनकी सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो जो भी वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं उनके डिस्प्लेसमेंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि दो वेव हैं, आपकी दो लाइट वेव हैं, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ y1, और दूसरी वेव है, दूसरी लाइट वेव है जिसकी उसी पोजीशन पे, उसी टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ y2। तो दोनों वेव उस पॉइंट पर सुपरपोजिशन करने के बाद, मतलब उनकी इंटरफेरेंस के बाद, जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए उसका अगर वो y है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। y1 इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव, y2 इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड वेव। दोनों के सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ y, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर हो जाएगी। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो मान लीजिए कि जो हमें पता है कि लाइट वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, उसको हम साइनसोइडल इक्वेशन में लिख सकते हैं। जनरली जो लाइट वेव का जो वेव के इक्वेशन है, ट्रांसवर्स वेव का जो इक्वेशन होता है दैट इज़ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन साइनसोइडल फॉर्म में जनरली हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए पहली लाइट वेव है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, दैट इज़ y1 इज इक्वल टू क्या है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। ठीक है। और दूसरी जो लाइट वेव है वो पहली वाली वेव के साथ जो है उसका फेज डिफरेंस जो है पहली वाली वेव के साथ वो 5 फेज है। ठीक है। तो y2 का इक्वेशन जो हो गया दैट इज़ a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। ठीक है। 5 इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। पहली और दूसरी जो लाइट वेव्स हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ 5। ठीक है। ये जो टर्म होता है इसे बोलते हैं फेज। तो पहली वेव का जो फेस है दैट इज़ ओमेगा टी माइनस kx, और दूसरी वेव का जो फेस है दैट इज़ ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, दोनों फेस का डिफरेंस, दोनों वेव्स की फेस का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 इज़ द फेस डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव ऑफ 1 एंड 2। ठीक है। अच्छा, जब दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज की हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, y इज़ द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ दीज टू वेव्स। y इज़ द y जो हमें मिलेगा दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5। हम करेंगे कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5 को इसको हम ओपन कर देंगे, इसको मान लेंगे टर्म a और दूसरे को मान लेंगे b। तो साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 को हमने बाहर लिया हुआ है और इसको साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे। तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। तो साइन a मतलब साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉस y प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस kx प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस kx साइन 5। ठीक है। कॉस ओमेगा टी माइनस kx प्लस इंटू साइन 5। ठीक है। अच्छा, और फिर इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉस 5। जो ईयर टर्म है वो एक साथ ले लिए हैं, प्लस a2 कॉस
A2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये वाले में हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इधर, A1 प्लस A2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, A1 प्लस A2 कॉस फाई को हमने क्या मान लिया है P, और A2 साइन फाई, जो A2 साइन फाई है, ये A2 साइन फाई है, इसको हमने मान लिया है Q, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू P साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस Q कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, अब इस इक्वेशन के दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हो क्या जाएगा हमारा ये, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आपको देखें एक ट्रायंगल बनाए हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो है, जो बेस को हमने ले लिया है P और परपेंडिकुलर ले रखा है हमने Q, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। तो P अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, P अपॉन, तो कॉस डेल्टा, जो कॉस डेल्टा होगा, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कॉस डेल्टा इज इक्वल टू P अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और साइन डेल्टा जो हो जाएगा दैट इज Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है P अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी जगह पे कॉस डेल्टा रख देंगे, और जो ये वैल्यू है Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसकी जगह पे हम साइन डेल्टा रख देंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आपका अब बन जाएगा, ठीक है। आप देखें इक्वेशन आपका, y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आपका ये इक्वेशन क्या बन गया, कुछ देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन मतलब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, इसका ये पूरा क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्म में है, तो ए हमारा क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी क्या है, डेल्टा है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर, वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ध्यान रखिएगा ये वाई क्या है, वाई इज द रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, ठीक है। तो अब हम स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या मान लेंगे, कैपिटल ए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, y इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। अच्छा, ए क्या है, ए इज द एम्पलीट्यूड, ए इज द एम्पलीट्यूड, या हम कहें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज द एम्पलीट्यूड, तो वो वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। पी की वैल्यू कितनी थी आपकी, पी की वैल्यू थी आपकी A1 प्लस A2 कॉस फाई, और क्यू की वैल्यू क्या थी, A2 साइन फाई। इसको हम ओपन कर देंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अच्छा, A1 स्क्वायर, अच्छा A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसमें A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो रिजल्टेंट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ 2 लाइट वेव्स, उसका जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, जहाँ ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा गवर्न करता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसी इंटेंसिटी हमें लाइट की मिल रही है। एम्पलीट्यूड जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा,
ठीक है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट रे का सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे हमें ब्राइट लाइट मिलेगी, ठीक है, और वहाँ पे हमें ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा रिजल्टेंट वेव का, वहाँ पे क्या होगा, आपको ब्राइटनेस सबसे कम मिलेगी। जहाँ ब्राइटनेस सबसे कम मिलती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे लाइट की एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा, रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा जहाँ मिलती है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर आप देखें तो जो एम्पलीट्यूड का जो जनरल इक्वेशन आया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a2 cos फाई। तो आप देख सकते हैं कि a1 a2 तो एम्पलीट्यूड्स हैं, दोनों जो अलग अलग वेव कंपोनेंट्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स हैं। तो जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है दैट डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ठीक है। अच्छा, अगर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, अगर हम 2n पाई ले लें, अगर 2n पाई हो जाती है, जहाँ n जो है 0 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो जाएगी। तो उस केस में कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तब उस समय जो मैक्सिमम, उस समय जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, a1 प्लस a2 होगा। वो कितना होगा, a1 प्लस, वो कितना होगा, a1 प्लस a2 होगा। आप देख सकते हैं कि जब आपका फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 2n पाई हो जाती है, तब उस समय कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, तब उस समय आपका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट वेव का वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड आपकी मैक्सिमम हो जाती है तो इंटेंसिटी, चूँकि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जितना ही ज़्यादा होगा वहाँ पर इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, लाइट उतनी ही ब्राइट मिलेगी आपको, ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा मिलेगी, और इसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ मिलेगा, जहाँ पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेव्स जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, जहाँ पे आकर के सुपर इम्पोज हो रही हैं, जब उनका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तब वो क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, और आपको जो रिजल्टेंट वेव देंगी उसका एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब दोनों वेव्स की जो एम्पलीट्यूड्स है उनका सम हो जाएगा। अच्छा, और सबसे मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, मतलब सबसे मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ मिलेगा, जब आपका फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 पाई के बराबर हो जाएगा। मतलब ऑड इंटीजर ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होने पर क्या होगा, कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तब उस समय जो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा रिजल्टेंट वेव का, दैट इज a1 माइनस a2, मतलब जो भी a1 डिफरेंस a2, मतलब जो भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा, जो भी एम्पलीट्यूड कम होगा उसको हम ज़्यादा से घटा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट वेव का वो सबसे मिनिमम मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आज यहीं तक, और आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।